चलिए बच्चों चैप्टर नंबर 7 रिवाइज करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में क्या है? पहले फिजिकल फंक्शन, मार्केट फेलियर, फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड बजट। 5 यूनिट है गिनके, बड़े ध्यान देना। पहली यूनिट तो नाम किया है, पहले है फिजिकल फंक्शन। देखो पहले तो बात करते हैं कंपोनेंट्स की। एक होते हैं गवर्नमेंट के रिवेन्यू, एक होते हैं गवर्नमेंट के रिवेन्यूज बचे टैक्सेस, रेट्स, फीस, फाइन, प्रॉफिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और एक्सपेंडिचर में क्या होता है? इंफ्रा का खर्चा, हेल्थ का, एजुकेशन का, सब्सिडी का, डिफाइंस का और एटसेट्रा। अब देखिए इस चैप्टर में ना 3 ही फंक्शन बताए गए और गवर्नमेंट के 3 ही फिजिकल फंक्शन है। पहला है एलोकेशन, दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है स्टेबलाइजेशन। बच्चों जो एलोकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन है ये आपका माइक्रो कंसेप्ट है और स्टेबलाइजेशन आपका मैक्रो। एलोकेशन में देखिए क्या होता है, इनएफिशिएंट एलोकेशन हो रखी है, तो हमने एफिशिएंसी के साथ रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। और रीडिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है फेयरनेस के ऊपर। किसके ऊपर? फेयरनेस। फेयरनेस कहती है कि ना हमारे देश में इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। क्या कीजिए? अब करते कैसे हैं? एलोकेशन में 2 काम करते हैं। एलोकेशन में ना मार्केट फेलियर है, उसको ठीक करना है। अब सर मार्केट फेलियर क्या है? इसको ना पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। होता क्या है? मार्केट फेलियर के रीजन बताता हूं आपको। कंपटीशन इंपरफेक्ट है, मोनोपोली है, जिसके कारण हाई प्राइसेस है और अंडर प्रोडक्शन है। हम कलेक्टिव गुड्स नहीं बना पा रहे। एक्सटर्नैलिटीज है, लाइक नेगेटिव की बात करें तो पोल्यूशन। फैक्टर इमोबाइल है, लोग ना नौकरी पर जाना नहीं चाहते, मतलब बाहर नहीं जाना चाहते अपने राज्य से, अपने शहर से, तो अनएम्प्लॉयमेंट है। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास और इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटी है। तो इसको ठीक कैसे करें? सरकार को इकोनॉमिक गुड्स बनाने चाहिए। प्राइवेट एलोकेशन पे इंसेंटिव डिसइंसेंटिव दो, जो चीज ज्यादा देनी है उस पर इंसेंटिव, जो कम देनी है उस पर डिसइंसेंटिव। कंपटीशन की पॉलिसी बनाओ, रेगुलेशंस लगाइए, लाइसेंसिंग की, कंट्रोल की, मिनिमम वेजेस की, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स बना लीजिए, या फिर ऊपर लिखे किसी का भी। अपने लास्ट में जो इनइक्वालिटी है ना, इसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन में ठीक करेंगे। किस में ठीक करेंगे? देखिए रीडिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। टारगेट क्या है हमारा? पहला टारगेट है देश में इनकम और वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा? इक्विटेबल डजंट मींस इक्वल। बराबर तो नहीं कर सकते ना, क्या अमीर के पैसे ले लूंगा? इक्विटेबल, ज्यादा कमाते हो एग्जांपल ज्यादा टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सामने लिखा, कम वाले को कम टैक्सेशन लगा दो। हम चाहते हैं सोसाइटी के हर मेंबर का, खासकर उनका, वो सोसाइटी के लोग जो नेग्लिजेंस को फेस कर रहे हैं, उनका एडवांस किया जाए लाइफ बीइंग। इनकम वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज में क्वालिटी मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, सबको नौकरियां मिले, जो लोग हार्डशिप में हैं उनको ज्यादा बेनिफिट मिले, और एटलीस्ट और कुछ होना हो, सबका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना ही। पर क्या करें इसके लिए? हम टैक्सेशन लगा दो प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है? जितनी ज्यादा आपकी इनकम बनेगी उतना ज्यादा टैक्स लगेगा। सर बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन की स्कीम चला दीजिए, इंप्लॉयमेंट रिजर्वेशन कर दीजिए कुछ लोगों के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट को रेगुलेट करें, जो चीजें जरूरी है उसको रेगुलेट करें। और जो बैकवर्ड सेक्शन है, जो ज्यादा नेग्लेक्ट हो, गरीब तबका है हमारे देश का, उनके लिए अलग से स्पेशल स्कीम चलाई जाए, चाहे मेडिकल की हो चाहे एजुकेशन की। एंड थर्ड है सर स्टेबलाइजेशन। देखो स्टेबिलिटी लानी बड़ी जरूरी है। हम ना इवन चैप्टर नंबर 8 में मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते हैं कि ना प्राइजेस को भी ज्यादा ऊपर नहीं जाने देना, ज्यादा नीचे नहीं लाने देना। तो वी नीड स्टेबिलिटी, लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिले, कैपिटल का यूटिलाइजेशन हो, ओवरऑल आउटपुट बढ़े और ओवरऑल इनकम बढ़े। प्राइस लेवल, देखो मनी में खाली प्राइस की बात करते हैं, यहां पे सबकी बात। इंटरनेशनल पेमेंट के बैलेंस ओके होने चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है वो पढ़ेंगे हम, इंटरनेशनल का डेफिसिट वाला मुद्दा। और इकोनॉमिक ग्रोथ देश की अच्छी होनी। याद है एक जगह आपको पढ़ाया था, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की रेट पॉपुलेशन की ग्रोथ से ज्यादा होगी तो आपका एक्सपेंशन होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्शन। ये बात, ये सर यही है सिर्फ 7.1 में सिर्फ। अगला चैप्टर इंपॉर्टेंट है ज्यादा, इसमें भी क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट आएगा। इसमें सबसे बढ़िया पहला क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट, पूछो क्या पिछले में कि मैक्रो एलिमेंट कौन सा है? स्टेबलाइजेशन, उस पे क्वेश्चन आया था। मार्केट फेलियर क्या है? देखो मार्केट फेलियर क्या होती है? व्हेन मार्केट इज नॉट एबल टू वर्क प्रॉपरली।
मार्केट वैसे काम नहीं कर रही जैसे करना चाहिए, एलोकेशन नहीं हो रहा, रिसोर्सेज का मिस एलोकेशन हो रहा है या वेस्टेज। इसको दो पार्ट में देखेंगे, या तो ओवर प्रोडक्शन है या अंडर प्रोडक्शन है। जो मेरिट गुड्स है, अच्छे गुड्स है, जरूरत के गुड्स है, उनकी अंडर प्रोडक्शन है। जो खराब गुड्स है, नेगेटिव गुड्स है, डीमेरिट है, उनकी ओवर प्रोडक्शन है। मार्केट फेलियर इज द सिचुएशन इन विच द फ्री मार्केट लीड्स टू मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सच सेंस दैट there is either overproduction or underproduction of the particular goods and there is no particular optimum outcome. It is a less than optimum outcome. फेलियर दो तरह की होती है, तो कंप्लीट मार्केट फेलियर, आपने अच्छे प्रोडक्ट बनाए नहीं। एक होती है पार्शियल, प्रोडक्ट बनाए या तो रॉन्ग क्वांटिटी में बना दिए या रॉन्ग प्राइस पे। मतलब रॉन्ग क्वांटिटी का मतलब है जितनी जरूरत है लोगों को गुड्स की उतने आपने नहीं बनाए। रॉन्ग प्राइस का मतलब आपने सबकी जरूरत के हिसाब से बना लिया मगर प्राइस इतना ज्यादा रख दिया कि सब उसको ले ही नहीं पा, तो भी नुकसान है, राइट। अब सर मार्केट फेलियर दो तरह की होती है, डिमांड साइड और डिमांड कंज्यूमर आ गया, लाइक आपने पार्क्स बनाए, रोड साइड फाउंटेन बनाए, कोई पैसे देगा नहीं उसके। और सप्लाई साइड की बात करें, आप सप्लाई दे रहे हो, आप सबके लिए सब कुछ बना रहे हो, मगर साथ में आप पोल्यूशन भी दे रहे हो, बीमारियां, लंग्स की बीमारी, दिल की बीमारी, वो भी आप दे रहे हो। किसने मांगी आपसे? नहीं, दैट इज सप्लाई। सर रीजंस पढ़ते हैं, राइट। मार्केट फेलियर क्यों होता है? पहले मार्केट पावर, हम पढ़ेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली। सेकंड एक्सटर्नैलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड है पब्लिक गुड्स एंड लास्ट है इनकम्प्लीट, जिसमें असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन और मोरल हजार्ड आ जाएगा, राइट। सर मार्केट पावर, मार्केट पावर बच्चे या तो मोनोपोली है या इम्परफेक्ट है। जहां पर ना फर्म ना प्रॉफिटेबली जानबूझकर अपना प्राइस बढ़ाती है, प्राइस इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन है या मोनोपोली आपका कंपटीशन है ही नहीं, तो आप प्राइस बढ़ा देते हो। कस्टमर के साथ क्या होता है? गलत हो जाता है। इससे क्या होता है? प्रॉफिट्स जो आप नॉर्मली अचीव नहीं कर सकते ना, आप ज्यादा करते हो। इससे क्या? रॉन्ग क्वांटिटी बनेगी, राइट बनेगी तो प्राइस ज्यादा होगा, या आप क्वांटिटी क्या बनाएंगे? अलग बनाएंगे। कैसे करोगे? आप जानबूझकर लोअर प्रोडक्शन करोगे। क्या करोगे? इससे क्या होगा? कैपेसिटी आपकी एक्सेस है जबकि आप वेस्टेज कर रहे हो, और वेस्टेज की वजह से एक तो रिसोर्स पूरे यूज नहीं है, लोगों को सामान मिला नहीं, प्राइसेस क्या हो गए? समझ रहे बात को? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइसेस क्या हो जाएंगे? तो मार्केट पावर वाला व्यक्ति करता है। अब आपको सर इसको रोके कैसे? ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन में, राइट। अभी समझिए जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, क्वांटिटी राइट नहीं बना रहे, राइट बना रहे तो प्राइस ज्यादा बना रहे, है ना। ये बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज वो कॉस्ट या वो बेनिफिट, मतलब सर कॉस्ट भी है बेनिफिट भी है, यस, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट प्राइस। ये कंजप्शन या प्रोडक्शन में हो रही है मगर प्राइस में रिफ्लेक्ट तो कैसी होती है? दो तरीके की होती है, प्रोडक्शन वाली भी, और प्रोडक्शन में पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, कंजप्शन में पॉजिटिव भी होती है, और सर कैसे होती है? एग्जांपल दिए थे बड़े अच्छे। पहले बात करते हैं प्रोडक्शन में पॉजिटिव की। आपने साथ में अच्छा सा पार्क बना लिया प्रोडक्शन के साथ साथ, ये पॉजिटिव है, समझ रहे हैं। आपने इंप्लॉइज को ट्रेनिंग दी, ये पॉजिटिव है। वो पार्क बनाया, वो कंजप्शन में बेनिफिट देगा, जो इंप्लॉय ट्रेन हो गया वो दूसरे की प्रोडक्शन में बेनिफिट दे देगा। कंजप्शन की बात करें, वो नेगेटिव की बात करें, आपने पोल्यूशन फैला दिया। पोल्यूशन से क्या होगा? एक आदमी बीमार हो गया पोल्यूशन से, अच्छा आपके खुद के इंप्लॉइज बीमार हो गए तो प्रोडक्शन वो भी खराब होगी। ऐसे कंजप्शन की बात करें, कंजप्शन भी पॉजिटिव होती है। आपने अच्छा खाना खाया, बाकी भी खुश रहेंगे, आपको बीमारी नहीं है, सारे भी बीमार नहीं होंगे, और आप हेल्दी हो तो आप अपने इंप्लॉयर का काम भी अच्छा करोगे तो उसकी प्रोडक्शन में फायदा मिलेगा। कंजप्शन की नेगेटिव, आप शोर शराबा मचा रहे हो, एक तो आपकी खुद की कंजप्शन खराब, पड़ोसी की खराब, अपन हेल्दी खाना खा रहे हो तो उसकी क्या नाम है, लेबर की वर्किंग खराब होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी खराब हो जाएगी। तो आपकी प्रोडक्शन कंजप्शन प्रोडक्शन दोनों में चलती है, उसकी कंजप्शन आपकी प्रोडक्शन कंजप्शन दोनों में चलती है, और दोनों ही पॉजिटिव भी होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? चाहे बेनिफिट हो चाहे लॉस हो, प्रोड्यूसर कभी भी एक्सटर्नैलिटीज की कॉस्ट को कंसीडर, बेनिफिट तो सब दिखा देते हैं, हमने पार्क बना दिया, बट कॉस्ट को कंसीडर। और दुनिया में सबसे बड़ी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है पोल्यूशन, जो हर बिजनेस करता ही, और इसको हम बोलते हैं सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नैलिटीज वाली। प्राइवेट कॉस्ट तो सबको पता है, प्रोडक्ट बनाने में कितना लगा, खरीदने मेरे को 10 रुपए का प्रोडक्ट मिलता है, 10 रुपए कॉस्ट है, बट मेरे को साथ में पोल्यूशन मिलता है, मुझे दवाइयां खानी पड़ती हैं, सेहत खराब होती है, क्या वो सोशल कॉस्ट है या नहीं है? दैट इज सोशल। वो अलग बात है, सोशल कॉस्ट को बुक में दिखाया नहीं था। तो एक्सटर्नैलिटीज बेनिफिट भी हो सकते हैं और नुकसान, बट जनरली जब मैं एक्सटर्नैलिटी बोलता हूं ना, मैं ज्यादातर नुकसान की बात, कितने ही बिजनेस फायदा करते हैं,
नुकसान ज्यादा करते हैं। फिर एक पब्लिक गुड्स होते हैं। पॉल ए सैमुअलसन ने ना सबसे पहले कलेक्टिव कंजप्शन गुड्स, जिनको हम पब्लिक गुड्स कहते हैं, 1954 में एक उन्होंने थीसिस का पेपर लिखा था, रिसर्च पेपर, जिसका नाम था द प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। उन्होंने वो पहले ऐसे इकोनॉमिक्स है जिन्होंने पब्लिक गुड्स की बात की। पब्लिक गुड्स वो होते हैं जो कलेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? सोसाइटी कंज्यूम करती है। इनकी 4 फीचर होती है। कितनी फीचर? पहली, इंडिविजिबल, आप डिवाइड नहीं करते, सबके हैं। आपने कहा पार्क में ये वाला बेंच तो मेरा है, मैं ही बैठूंगा, ऐसे होता है? ये नॉन राइवल है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, सरकार ने सबको दिया। ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, आप किसी को यूज करने से प्रिवेंट नहीं करते। और ये कॉमन यूज बाय पब्लिक है। आपने हवा खा ली, हवा खत्म हो जाएगी। वो लोग मजाक करते हैं ना कि सुबह ना टाइम पे उठना चाहिए। जब तक आप उठते हो ना, योगा करने वाले सारी ऑक्सीजन अपनी अंदर ले जाते हैं, आपके लिए बचती नहीं है ऑक्सीजन। ऐसा होता है? हाँ। पब्लिक गुड वनरेबल है एक्सटर्नैलिटी को लेकर। फ्री राइडर प्रॉब्लम है। क्या है? लोगों को, फ्री राइडर कौन होता है? जो हु इज नॉट पेइंग फॉर दैट बट यूजिंग दैट। पब्लिक गुड नॉन एक्सक्लूडेबल है, आप किसी को रोक नहीं सकते। और लोगों को, लोग देखो, जो चीज फ्री है लोग पैसे देंगे भी नहीं। आपने कहा ये वाईफाई फ्री है, इनकी श्रद्धा है वो दे सकते हैं, किसी की श्रद्धा नहीं है, कोई नहीं देगा। उल्टा फ्री राइडर है, 200 लोगों की वो है जगह, तो 250 लोग आ जाएंगे। होगा या नहीं होगा? समझ रहे बात को? वो भी देखे ना मूवी के उस पे स्क्रीनिंग पे बेचारी लेडी की वो होगी, क्योंकि लोग ज्यादा आ गए ना। हमारे देश में फ्री में सब जगह भीड़ पहुंच जाती है। इसको फ्री राइडर क्या बोलते हैं? अफेक्टेड, सेंसिटिव। मान लो किसी आदमी को जुकाम हो जाता है बड़ी जल्दी ठंड से, बंदे बॉडी सेंस, तो ये चीजें बड़ी जल्दी इफेक्ट होती है। फ्री राइडर, देखो जहां पैसे लग रहे हैं प्राइवेट गुड्स में जाएगा फ्री राइडर। कहां जाएगा? रेस्टोरेंट ने कहा 50% खाना है, 50% डिस्काउंट पे, वो रेस्टोरेंट ने लंगर लगाया, कहां लोग ज्यादा होंगे? 50% लोग पे, 50% पे भी नहीं होंगे लोग। समझ रहे बात को? चलिए देखिए, एक मिनट बेटे। चले, अगला क्या है? अच्छा, इसी की पहले पब्लिक गुड्स के अंदर बड़ी सारी बात है जो हम बुक से करते हैं, वो भी एक बार चर्चा कर ले, लिखी नहीं होंगी आपने, बुक से पढ़ी होंगी। एक होते हैं प्राइवेट गुड्स, जो एक्सक्लूडेबल होते हैं, आप यूज करने से रोक सकते हो। राइवल होते हैं, कंपटीशन भी होता है, और कॉमन यूज बाय पब्लिक, जो आपका है आप यूज करोगे, किसी और को यूज। गेटिंग में पॉइंट और नोट, गेटिंग में पॉइंट। और एक होते हैं क्वासी पब्लिक, बढ़िया सा डायग्राम था आइसक्रीम वाला, वो वाला कुछ, वो प्राइवेट में भी आते हैं और पब्लिक में भी आते हैं, जैसे वाईफाई, दे आर क्वासी पब्लिक, वो आते हैं। और एक होते हैं ग्लोबल पब्लिक, जो सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए यूजफुल होते हैं। इस चार्ट को बुक से जरूर पड़ेगा। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्या होती है? क्वासी पब्लिक गुड्स के एग्जांपल दीजिए, चलो बच्चों। क्या होगा वैसे, आप बताइए। क्या दिया था? क्वासी पब्लिक गुड्स है, आपने वाईफाई लगाया बट आपने लिमिट लगा दी, अपने पब्लिक पार्क दिया, नॉमिनल सी फीस लगाई, सरकारी अस्पताल, दैट इज फ्री के लोग ना, फ्री राइडर को रोकने के लिए, दैट इज क्वासी। है वो पब्लिक, बट हमारी इंटेंशन पैसा कमाने के लिए, बट रोक नहीं किया कि ज्यादा लोग ना आए। है ना बात? अरे डन है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्या है? देखो, कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण है। आधा अधूरा ज्ञान विनाश का। कंप्लीट इंफॉर्मेशन बड़ी जरूरी है। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से दो काम होते हैं, एक होता है एडवर्स सिलेक्शन, एक होता है मोरल हजार्ड। देखो, इकट्ठा पढ़ता हूं। मोरल हजार्ड क्या होता है? आपने ना जानबूझकर मोरली गलत किया है, आपने इंश्योरेंस कंपनी को गलत डिटेल ली और फायदा उठा लिया, और कल को इंश्योरेंस कंपनी को पता चल गया उसका, आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया, लोगों को पता चला क्लेम रिजेक्ट हो गया, लोगों ने कहा कंपनी खराब है, लोगों ने अगली बार दूसरी कंपनी को सिलेक्ट कर लिया, जबकि वो सही नहीं थी। किसी के मोरल हजार्ड की वजह से आपका सिलेक्शन क्या हो गया? गलत हो गया। इसका ना बड़ा अच्छा एग्जांपल था ओल्ड गाड़ियों वाला। कोई लोग ना पुरानी गाड़ी बेचते हैं, मगर लोग पैसे नहीं देते। उन्होंने क्या किया, पुरानी गाड़ी ना, उनको पता ज्यादा पैसे नहीं मिलने, अगर पुरानी गाड़ी अच्छी क्वालिटी में है ना, वो आपने जानबूझ के अपने रिश्तेदारों को दे दी और बाकी को घटिया क्वालिटी दे दी। इसको बोला, पता है लेमन्स प्रॉब्लम बोली गई थी, हमने ओल्ड गाड़ी को ट्रीट किया था लेमन्स की तरह। क्या बोलते हैं इसको? तो एक का मोरल हजार्ड एडवर्स सिलेक्शन दूसरे का क्रिएट करता है, और दोनों ही क्यों? आधे अधूरे
ध्यान के कारण इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइड। रहने बात यस और नो? यस है ना। और मोनोजाट में सबसे अच्छा एग्जांपल किसका लेते हैं? तो सर चार बातें हैं, मार्केट पावर, एक्सटर्नैलिटीज, नेक्स्ट बचे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से पहले एक और है पब्लिक गुड्स एंड देन इनकम्प्लीट। इन चारों पे क्वेश्चन दिखेगा, दिखेगा और सबसे ज्यादा पता किस पे दिखेगा? एक्सटर्नैलिटीज पे और लास्ट में लेमन्स प्रॉब्लम पे। धन्यवाद ये सर नो। चलिए सरकार कुछ करती है नहीं करती? चार प्रॉब्लम है, मार्केट पावर, एक्सटर्नैलिटीज, पब्लिक गुड्स और तो सरकार इसके लिए क्या करेगी उसकी बात बेटे करते हैं, ठीक है। पहले मार्केट पावर की बात करते हैं। सरकार इसके लिए पहले तो एंटी कॉम्पिटिटिव एक्शन लेगी, रूल्स रेगुलेशन बनाएगी, कंपटीशन गलत नहीं होना चाहिए। देन इसके लिए कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया गया, राइट, जिसके बाद कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 आया, सीसीआई बनाया गया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सर मर्जर एक्विजिशन पे कंट्रोल लगाया गया है, प्राइस लिमिट लगा दी गई और प्राइस रेगुलेशन। लिमिट का मतलब कैप, हाईएस्ट प्राइस, रेंज का मतलब रेंज क्या होती है कि 200 से 300 इसके बीच में रख लीजिए। एग्जांपल हम रेट ऑफ रिटर्न का लगा सकते हैं कि इससे ज्यादा प्रॉफिट आप नहीं ले सकते। कंज्यूमर एसोसिएशन बनाई जा सकती है। मोनोपोली पावर पे रिस्ट्रिक्शन, वैसे आज की आपको लगता है आज की डेट में प्राइवेट मोनोपोली होती है हमारे देश में? नहीं बनाते सरकार। कार्टेल्स पे कंट्रोल, कार्टेल्स एसोसिएशन। कार्टेल ओलिगोपोली होती है, मोनोपोली होती है? यस। इंपोर्ट कंट्रोल पे रिडक्शन लगाई जाए, नेशनलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए, नेचुरल मोनोपोली को बढ़ाया जाए, अलाउ की जाए, और पेटेंट और कॉपीराइट को जाए। दवाई बनाने के लाइसेंस मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते, और कई बार क्या एक ही बंदे के पास है, सरकार उसका लाइसेंस लेके पब्लिक कर दीजिएगा। जेनरिक दवाइयां आती हैं, सरकार ने कहा ये सिर दर्द की दवाइयां खाली आप क्यों बनाओगे, सब बनाएंगे। इससे आपकी मार्केट पावर, आपकी मोनोपोली टूट जाएगी। क्या होगी? टूट जाएगी। गेटिंग में पॉइंट और नोट? यस देना बेटे। कहां पे बेटे? थोरो थोरो डिटेल्ड, मतलब डिटेल में इन्वेस्टिगेशन, डिटेल में। यस बेटे क्या कह रहे हो? परमिटेड मोनोपोली के अंदर नेचुरल मोनोपोली है, डेफिनेशन पढ़िए। नेचुरल मोनोपोली क्या है कि एक्चुअल में ही है, मतलब कोई और मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, कोई और बना ही रहा है, इसको तो अलाउ करना ही पड़ेगा ना। एक बेनिफिट मेरे पास है, मैंने एक नई टेक्निक खोजी, मैं गलत थोड़ी कुछ कर रहा हूं। नेचुरल मोनोपोली को आप अलाउ कर सकते हो कि स्पेशल आपकी फीचर है या नेचुरली आपके पास कोई चीज है, वो गलत नहीं है, वो अलाउड है। बट आप जान के दूसरे के बैरियर लगा दो। क्वेश्चन था टेस्ट में कि मोनोपोली कैसे कमाते हैं, उसका आंसर क्या था? ब्लॉक्ड एंट्री। याद है? किया नहीं किया? वो वैसा क्वेश्चन, राइट। डन है। मोनोपोली में ह्यूज सेलिंग कॉस्ट क्यों होगी? का अल्टरनेट तो है नहीं। सेलिंग कॉस्ट मतलब प्रमोशन, उसको प्रमोशन करने की, वो तो दूसरे को एंट्री करने से रोकेगा, राइट। चले सर अब एक्सटर्नैलिटीज को कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इसके लिए दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट, एक है डायरेक्ट मतलब कमांड सॉल्यूशन। आप ना जो लोग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कर रहे हैं ना, डायरेक्टली रेगुलेट करो उनको। कैसे? सर एमिशन की ना लिमिट बना दो, इससे ज्यादा धुआं नहीं जाएगा। स्मोकिंग को कंप्लीटली बैन कर दीजिए, नहीं बैन करो पब्लिक प्लेस में। अपने घर पे बैठे हो पी रहे हो, आगे वहां पे क्यों पी रहे हो? पब्लिक प्लेस में। स्ट्रिंजेंट रूल्स बनाए जाए टोबैको को लेकर, लिखा होता ना इट कॉजेस कैंसर, धुआं फैलाती है ना, इससे कैंसर भी करती है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया, लाइसेंसेस, फैक्ट्री आप खोल सकते हो बिना लाइसेंस लिए, फैक्ट्री की चिमनी का भी परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसे नहीं बन जाता। और गवर्नमेंट इसके लिए स्पेशल बॉडी बना सकती है, बना रखी है सरकार ने, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। और आपको पता है पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर का भी है और हर स्टेट का भी है। ये तो नॉर्मल तरीके है जो हब जनरल होते हैं। तो बढ़िया पता कौन से है? मार्केट बेस्ड। मार्केट बेस में क्या है, आप ना जो प्रोडक्ट अच्छा है ना और जो खराब है उसको रोकने, धुएं वाला या कैसा है, दो तरीके, टैक्स और सब्सिडी। टैक्स और आप पोल्यूशन मचाओगे, आप पे टैक्स लगा देंगे। अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे, आपने नई मशीन लगाई, इनोवेशन, बिना पोल्यूशन होने, हम सब्सिडी देंगे। क्या देंगे? ईवी पे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे मिल रही है सब्सिडी, पेट्रोल पे मिलती है। गवर्नमेंट ट्राइंग टू ऑल्टर द प्राइस ऑफ गुड्स थ्रू टैक्सेस एंड सब्सिडी। पोल्यूशन वाले गुड्स को महंगा कर दो और ईवी को सस्ता कर दो।
समझ रहे हैं? ये कैसे लगता है, इसके दो तरीके, पहले लगा दो पोल्यूशन टैक्स, क्या लगा दो, या दूसरा है कैप एंड ट्रेड, इसके आता है टीईपी, ट्रेडेबल एमिशन परमिट। क्या होता है, पहले तो पोल्यूशन टैक्स की बात करते हैं। सिंपल, जितना आपके यहां से पोल्यूशन निकलेगा उतना आप पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। इसको पिगोवियन टैक्स बोलते हैं, क्योंकि एसी पिगू ने कहा था, यानी कि लार्जर द पोल्यूशन, लार्जर द स्मोक, लार्जर द टैक्स। आसान सा सिस्टम है, बढ़िया। मेकिंग द पोल्यूटर पे, जो पोल्यूशन करेगा वही टैक्स भरेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके प्रोडक्ट की प्राइवेट कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो शायद कंज्यूमर लो ऑफ डिमांड के कारण वापस चल जाएगा। ये फायदा है इसका, पर इसका नुकसान है, पूछो कैसे। पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन करना बड़ा मुश्किल है, कितना धुआं कैलकुलेट कैसे करोगे, टैक्स कैसे निकालोगे, कौन डिसाइड करेगा टैक्स कैसा है। सेकेंडली, अगर गुड्स इनइलास्टिक है तो कस्टमर पे फर्क पड़ता है। लो ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन होती है इलास्टिसिटी की, इनइलास्टिक गुड्स, लोगों को प्रोडक्ट चाहिए तो लोग ले लेंगे। तीसरा, प्रोड्यूसर कहता है मेरा क्या जा रहा है, मैं ना लोगों को अपने प्रोडक्ट की आदत डालता हूं, फिर मैं 10 का प्रोडक्ट 20 में दूंगा तो भी लोग, आपने महंगा किया प्रोडक्ट, बर्डन किस पे गया, प्रोड्यूसर की जैसे कुछ क्या। और फोर्थ सबसे खराब, इंप्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट को इंपैक्ट करती है। जिस देश में पोल्यूशन टैक्स ज्यादा होता है लोग वहां से छोड़कर दूसरे देश में बिजनेस लगाते हैं। ये बात आप एफडीए में पढ़ते हैं ना, कि लोअर एनवायरमेंट स्टैंडर्ड, आप उस देश में चल जाओगे जहां पे स्टैंडर्ड क्या है, कम है। फायदा भी है नुकसान भी है सर। इससे थोड़ा अच्छा है कैप एंड ट्रेड, इसमें हम एक चीज बेचते हैं, ट्रेडेबल एमिशन परमिट्स, लाइसेंस। कितना धुआं आप कर सकते हो उतने ना आपको पहले खरीदना पड़ेगा। और इसकी इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रेडेबल है, आपका भी बच गया परमिट तो आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते। ये थोड़ा आसान है, आसान एडमिनिस्ट्रेटिवली आसान है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान है क्योंकि पहले बिक जाएगा ना। इट्स काइंड ऑफ प्रीपेड एंड पोस्ट, प्रीपेड है ये, क्या है, प्रीपेड। इसको इफेक्टिव वे में चलाया जा सकता है, बट प्रैक्टिकली इसमें भी एक नुकसान है, पूछो क्या, वो शिफ्टिंग वाला, लोग आपके देश को छोड़ के बाहर, देखो ये समस्या हमेशा देगी, या तो आप पोल्यूशन को बर्दाश्त, हाँ जी, नहीं इसमें वो इंस्ट्रूमेंट पहले ही लगेगा। आजकल इलेक्ट्रॉनिक चिमनी है, चिमनी दिखा देगी कितना एमिशन है। टैक्स को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट, ये उससे बेटर है, बट 100% कोई बेटर, देखो या तो आप बर्दाश्त करो कि आपके देश में पोल्यूशन हो रहा है, या आप रिस्ट्रिक्शन लगा दो। बट प्रॉब्लम पता है कि जब बिजनेसमैन पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है ना, फिर भी वो भाग जाता है। जैसे कल क्या हुआ है, पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगाया गया, अलग अलग, मजाक मजाक बन गया ना, लोगों ने शाम से मजाक बन रखा है, सोल्टेड पीनट, सोल्टेड ना, सोल्टेड पॉपकॉर्न में 5% है और 18% किस पे, कैरेमल पे। लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखी है, हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की फोटो लगा के करें, जब 5% वाला है ना, नमक वाला, वो नमकीन है, नमकीन पे 5% है हमारे देश में, मगर जैसे आप इसमें कैरमल डालते नहीं, नमकीन नहीं रह जाता, तो ये 18%। मतलब हर चीज महंगी, वो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं अब हम थिएटर में जाके महंगे पॉपकॉर्न खाएंगे, नीचे कोई कमेंट कर रहा है साले तू वैसे भी नहीं खरीदता, कह रहे कमेंट करने वो लोग आ रहे जो खरीदते नहीं है पॉपकॉर्न, है ना। और दूसरा नीचे कह रहा है मूवी की टिकट महंगी, फिर तीसरा कह रहा है तू टेलीग्राम से पायरेटेड डाउनलोड करने वाले, तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये वो चीजें वो बोली है, महंगा होगा तो ठीक है, देखी जाएगी ना, समझ रहे हो? अच्छा, थिएटर में पॉपकॉर्न महंगा होगा, मान लो पीवीआर है, अब पीवीआर पॉपकॉर्न बेचना बंद कर देगा, तो कस्टमर ने दे रहे पैसे, मैंने थोड़ी देने। सेम चीज यहां भी अप्लाई होती है। देखो दुनिया में हर टैक्स का अल्टीमेट बर्डन, डायरेक्ट टैक्स को छोड़ के हर डायरेक्ट का अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर है, कंज्यूमर अपने, देखिए हम क्यों देखेंगे, ऐसे प्रोड्यूसर की सोच है। पर सरकार की सोच क्या थी, मेक द पोल्यूटर पे, कि देना किसको चाहिए, पोल्यूटर कहता है ठीक है कस्टमर से लेके दे दूंगा, दे रहा हूं ना, बात कर, सेम जीएसटी है, जीएसटी देना दुकानदार को है, और दुकानदार किससे लेता है, भैया हम ग्राहक हैं जो हम जाग नहीं रहे और हर चीज हम भर रहे हैं, तो अगली बार जाए तो कैरमल वाले पॉपकॉर्न ध्यान से खाना, महंगे हो गए। दोनों चीजें हैं थोड़ी थोड़ी। अगला क्या, अच्छा ये तो नेगेटिव के मुद्दे हो गए ना सर, पॉजिटिव को बढ़ाए ना बढ़ाए, पॉजिटिव सब्सिडी दो, प्रोड्यूसर को ऐसे गुड्स बनाए, कंज्यूमर को भी कहो, कंज्यूमर को, जैसे ईवी है, ईवी में प्रोड्यूसर को सब्सिडी दी आपने बनाने की, कंज्यूमर को भी दे दो। और इनकम टैक्स में प्रोविजन है, आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदते तो 3-4 साल तक आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, है हेलमेट नहीं डालना मतलब क्यों, स्पीड लिमिट अगर है बोले, क्या बात करता है यार, ये सब्सिडी हेलमेट ना डालना, अच्छी बात है, बता रहा तू, ठीक है बंदा ईवी पे गया, एक्सीडेंट हो गया काम उसका, यार हेलमेट ना डालने की परमिशन दे भी दे, इसको सब्सिडी कैसे बोल सकते हो तुमने, अच्छी बात थोड़ी बोली हमने, हेलमेट नहीं डालना, इसको और कुछ नहीं दिखाई दिया। या फिर गवर्नमेंट खुद प्रोडक्ट, बेटे प्लीज, ना 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 बीच में कुछ, ऑल्सो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, और ये आपकी कंजप्शन एक्सटर्नैलिटी जो बाकी बच्चों की कंजप्शन खराब करे और मेरी प्रोडक्शन खराब कर रही है।
समझ बात को? लाइव एग्जांपल देके क्रिएट करना जरूरी है। कह रहे हम करके दिखा रहे हैं लाइव एग्जांपल, हम तो आपके लिए कर रहे हैं। फिर मैं भी कर सकता हूं बेटे ये वाला एग्जांपल, मैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके पनिशमेंट दे सकता हूं। ये चैप्टर का एग्जांपल बन जाएगा ना कि हाउ टू रिड्यूस नेगेटिव, बच्चों क्लास से बाहर निकाल दो, है ना? लाइव एग्जांपल अच्छा नहीं होता हमारी। तो आप ना गुड्स बनाइए जो जरूरी है, जैसे मैरिड गुड्स बनाए, क्या बनाए? एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, यू नो, वीट प्रोडक्ट, हेल्दी प्रोडक्ट, खादी प्रोडक्ट, ये सारे बनाए। इसके लिए क्या रेगुलेशन सब्सिडी दोनों चलती हैं। गलत प्रोडक्ट को रेगुलेट करे, रोके, और अच्छे प्रोडक्ट के लिए सब्सिडी दे। क्या दे? आज भी ना हैंडीक्राफ्ट वालों को, खादी वालों को सरकार ज्यादा प्रमोट करती है। तो डीमेरिट्स, लिकर, देखो वो अलग बात है, लिकर सिगरेट सरकार का रिवेन्यू अच्छा करते हैं, पर सरकार फिर भी क्या करती है, इन पे कंप्लीट बैन लगा सकती है। कई राज्यों ने तंबाकू और लिकर पे बैन लगा रखा है, ऑलरेडी लगा रखा है। लोगों को अवेयर करते हैं, एड कैंपेन आता नहीं, टीवी के शुरू में आता है, मूवीज के शुरू में, कैंसर एंड ऑल दिस। अच्छा, रेट टैक्स का रेट ज्यादा, जीएसटी बहुत ज्यादा है किसके ऊपर? सिगरेट के ऊपर। लिकर वगैरह तो है नहीं जीएसटी के दर में, उन पर तो बहुत ज्यादा टैक्स है। मिनिमम प्राइस फिक्स कर सकते हो हाईयर रेट पे, इससे सस्ता बेचना नहीं, और लास्ट में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, ऐसा भी मैंने ऊपर बताया था। सिगरेट पी रहे हो आप, ठीक है, पब्लिक प्लेस में नहीं करोगे, मेरे बात को। ऐसी चीजें लगाई, जैसे तंबाकू का कारखाना, रेजिडेंशियल एरिया में आप नहीं लगाओगे, वो सारी चीजें। क्लियर है बात? क्लियर है? अब सर पब्लिक गुड में आपने कहा था फ्री राइडर है ना? फ्री राइडर, एंट्रेंस फी लगा लो, चाहे नॉमिनल फी, क्या लगा दो? एंट्रेंस फी। या प्राइवेट फर्म को लाइसेंस दो कि आप पब्लिक गुड्स बनाए और पब्लिक से चार्ज ले। अपना पब्लिक गुड्स है, पार्क साफ नहीं होता, खराब है पार्क, हमने प्राइवेट को ठेका दिया, तो ज्यादा पैसे लेगा, बट इसकी मेंटेनेंस साफ सुथरा बनाएगा, तो देखोगा फ्री वाले लोग नहीं आएंगे। फ्री वाले लोग, दैट इज पब्लिक गुड, दैट इज। एंड लास्ट, इंफॉर्मेशन फेलियर। देखिए, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के लिए सरकार लेबलिंग करती है, पहले भी हमने पढ़ा, डिस्क्लोजर होता है हर चीज का, प्राइस का, कंटेंट का, इंग्रेडिएंट्स का, एक्सपायरी डेट का, और एक और चीज डेंजरस नेचर का। एडवर्टीजमेंट पे रुकावट लग सकती है, ढंग की भ्रमित करने वाले विज्ञापन ना दिए जाए, और हर इंफॉर्मेशन को मैंडेटरी डिस्क्लोज किया जाए। एंड सबसे लास्ट, ये ऑलरेडी आप कर चुके फर्स्ट चैप्टर, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट कंपटीशन, बेरोजगारी, जो लोग बेरोजगार है उनको भत्ता दे जब तक नौकरी नहीं मिलती, कुछ लोगों का जॉब में रिजर्वेशन लगा दे, और लास्ट में सोशल सिक्योरिटी, ये क्या होती है? पेंशन, बिलो पॉवर्टी कार्ड्स वाले, पेंशन वाले, बुढ़ापा पेंशन, विडो पेंशन, बहुत सारी है, आयुष्मान योजना, ये सारी चीजें आ सकती है, राइट? तो ये है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के क्या है? क्लियर है बात? चलिए यहां तक बताएं, कोई दिक्कत? सर पहले फिजिकल फंक्शन देखे, फिर मार्केट फेलियर पढ़ लिया, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन पढ़ लिया, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? जल्दी से फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है? बजट नहीं है, बजट उसके लास्ट में कराएंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलिए ना। चलिए, अब ना पहली बात तो स्टेबलाइज पढ़ते हैं, स्टेबलाइजेशन क्या होता है? फिजिकल फंक्शन की बात करेंगे, फिजिकल पॉलिसी की, सॉरी। देखिए, दो तरह के स्टेबलाइजर्स होते हैं। स्टेबलाइजर क्या होता है सर? जैसे बिजली का स्टेबलाइजर नहीं होता, बिजली बहुत ज्यादा है तो कम करता है, कम आए तो, उसका काम है उसको अल्टीमेट लिमिट पे लेके जाना। बेटे बातें ना कोई करे, अभी बताया नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है मेरे पास, ज्यादा बड़ा हो भी सकता है, मैं साथ साथ बुक में फिर अभी क्वेश्चन भी निकालूंगा, अच्छा लगेगा तुमको, एक दो कोई अच्छा लगेगा, लेकिन मैं तो 10 मिनट बोल के आधे घंटे की ब्रेक लेके मैं तो बैठ जाऊंगी शाम तक, है ना, एनर्जी। इसने अभी वो खाया ना मिर्च वाला, क्या क्या खा गई है बेटे आज तू? चाय कहाँ पी तो जाने? हाँ हाँ, सामने इधर, राइट लेफ्ट कहाँ? वहाँ पे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज है, लोग सिगरेट पीने भी आते हैं शायद, वही ना? हाँ, समझ गया है, कि चाय के साथ धुआं भी पी के है, क्या फायदा? चलो, स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर दो तरह के होते हैं, ऑटोमेटिक और डिस्क्रिशनरी। ऑटोमेटिक जो आपने लगा दिया, अपने आप काम करेगा, जैसे इनकम टैक्स, इनकम कमाओगे टैक्स लगता रहेगा। एक होता है इनबिल्ट डिस्क्रिशनरी, जो आपको करने पड़ते हैं, वो क्या क्या करने पड़ते हैं वो भी फिजिकल फंक्शन के और फिजिकल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है बेटे? देखिए,
सर 4 इंस्ट्रूमेंट है सरकार के पास, कितने? पहला गवर्नमेंट, दूसरा टैक्सेस, तीसरा, चौथा। बुक में ना बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, उसका निष्कर्ष मैंने बड़े अच्छे तरीके से यहां बनाया, आप बुक से रीड कर लीजिएगा। बट मैं एक बात आपको बता रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं यही है बुक के अंदर। ये भी लाइव क्लास ली गई थी और वहां साथ साथ बनाए गए थे। अब आप लोगों ने नोटिंग नहीं कर रखी या नहीं लिखी हो तो बड़ी समस्या होनी है। बाकी जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ नीचे नोट शेयर कर रहा हूँ, जिसके पास नहीं है वहां से डाउनलोड कर सकता है। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल लिंक है, गूगल ड्राइव का, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब मैं बोलूंगा लिख लो लास्ट मोमेंट पे तो भाई अब तुम प्रिंट ही निकाल डाउनलोड कर। बाकी जिसने नहीं किया उसको भगवान माफ नहीं करेगा। ऐसे जो तूने किया ना तेरे लिए बोला मैंने, कहना देखो मैं बच गया, मैंने लास्ट में प्रिंट निकाली, इन्होंने लिखा, इनके नंबर तेरे से ज्यादा आएंगे थोड़े से। हर चैप्टर में यही बात बोलता है ना, ये मैंने लिखा हुआ बाकी सब लिखा हुआ है, वो बाकी सब कौन है, कहां है, वो भ्रम है भ्रम। जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं पाया जाता ना, ऐसे ये भी नहीं पाया जाता। हर चैप्टर में लिटरली पूरा पूरा पूरे सेशन में यही बोला है, ये नहीं करेगा वो कर रहा था बस। ओहो इतना कुछ लिख लिया इसने भाई साहब। चलो चलो बस आगे ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पहला, सरकार को खर्चा करना पड़ता है। सरकार खर्चे कैसे करती है? सड़कें पुल बनाकर लोगों को रोजगार देके। तो आप मुझे बताइए, सिंपल बात है, अगर मार्केट में रिसेशन है, मार्केट में क्या है, तो सरकार खर्चे क्या करेगी, ज्यादा। इन्फ्लेशन में क्या करेगी, टैक्सेस की बात करें, रिसेशन है टैक्सेस को क्या कर दो, और इन्फ्लेशन है दो टैक्स। देखो पता क्या होता है, टैक्सेस में ना दोनों आएंगे, पर्सनल और कॉर्पोरेट। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, वैसे टैक्सेस ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर भी है, अपने आप काम कर रहा है। अब आपको सर यहाँ पे क्यों, यहाँ पे क्योंकि कई बार खुद भी करना पड़ता है। मान लो देश में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई, ऐसा ही पैसा हो गया, सरकार जान के टैक्स को बढ़ा देगी। पब्लिक डेट क्या होता है सर, सरकार ना जनता से लोन लेती है, दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या है, आप ना बोरिंग करते हो बॉन्ड्स में, टीबीएस में, या स्कीम्स होते हैं ना, आप नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल डेवलपमेंट स्कीम होती है, आपको ही मिलना है पैसा, अगर वो पैसा आपने जमा करा दिया तो सरकार उसका तब तक यूज करती है, क्या करती है, तो दैट इज इंटरनल पब्लिक डेट। अब मुझे बताइए, रिसेशन है, लोगों के पास पैसा नहीं है, डेट लेना चाहिए, चुका देना चाहिए, लॉजिक समझो। देश के बाद बहुत पैसा है, इन्फ्लेशन, तो पैसा ले लो उनसे, स्कीम में डलवा लो, सरकार ले लेगी, टी बिल इशू कर देगी, और सरकार को एक दिन दिखा देश में पैसा वापिस देगी, रीपेमेंट, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं आरबीआई। लास्ट बजट, बजट मेरा नेक्स्ट चैप्टर है। बजट नेक्स्ट, देखो हर आदमी बजट बनाता है, मैं हमेशा कहता हूं हाउस वाइफ भी बजट बनाती है, आप भी बनाते हो। आपका कल बर्थडे है, बजट बनाओगे नहीं बनाओगे? आपने घर पे बोला पापा 5,000, पापा ने दे दी 2,000, मम्मी ने दे दी 2,000, बजट बनाना पड़ेगा ना। बजट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक स्टेटमेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एक एस्टिमेटेड स्टेटमेंट, कौन सी, कितना पैसा आने वाला है, कितना पैसा जाने वाला। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है बेटे, इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। छोटे छोटे पॉइंट है, एमसीक्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के इक्वल है तो बैलेंस बजट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो सरप्लस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम है तो। अब करेंगे क्या सर ये बताओ, मेन बात तो ये है ना, अगर सरप्लस बजट है तो नेगेटिव डिमांड होगी और लीकेज इंजेक्शन से ज्यादा होगा, यानी नेशनल इनकम आ गया। यस, अगर सरप्लस बजट है, रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है ना, तो लोग क्या करेंगे, लीकेज ज्यादा करेंगे, क्या ज्यादा करेंगे, लीकेज। और डेफिसिट है बजट, पॉजिटिव डिमांड रहेगी, लीकेज इंजेक्शन से कम होगी, इंजेक्ट ज्यादा हम करेंगे। मतलब कहने का अगर बजट नेगेटिव है ना, बजट क्या है, सरकार को पैसा डालना पड़ेगा, रेवेन्यू ऑलरेडी ज्यादा, सरकार को पैसा निकालना चाहिए। पूछो क्यों, अगर सरकार पैसा नहीं निकालेगी तो फिर ज्यादा महंगाई हो जाएगी। वो हमें ना कम स्टेबिलिटी, जब ज्यादा है तो कम कर दो, कम है तो ज्यादा कर दो। तो बिजली 220 पे चाहिए ना, 240 आएगी तो 20 कम कर देंगे, 200 आएगी तो 20 बढ़ा देंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, बजट। एक बार चारों इकट्ठे बता दो, इकट्ठे पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिसेशन में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाएगा, इन्फ्लेशन में कम कर दिया जाएगा। टैक्सेस, रिसेशन में टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे, इन्फ्लेशन में ज्यादा कर दिए जाएंगे। पब्लिक डेट, रिसेशन में रीपे कर दिया जाएगा, इन्फ्लेशन में ले लिया जाएगा। बजट, बजट अगर सरप्लस में है तो लीकेज ज्यादा करेगी सरकार, बजट अगर डेफिसिट में सरकार इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगी, राइट। अब सर लास्ट पॉइंट है आई थिंक इसका, हाँ, ये पूरा फिजिकल पॉलिसी का चैप्टर है। फिजिकल पॉलिसी दो तरीके की होती है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी में ना डाउनफॉल चल रहा है, या डाउनफॉल एंटीसिपेट, एडवांस में भी काम करते हैं, जो थोड़ी की कोई चीज होगी, मतलब पेपर के दिन थोड़ी पढ़ना है, पेपर से पहले पढ़ सकते हैं ना।
हमें डाउनफॉल का एंटीसिपेशन है, तो एक काम करो, खर्चा बढ़ा देगी सरकार, डिमांड बढ़ जाएगी, स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, टैक्स कम हो जाएगा, राइट? ये करना पड़ेगा। सर कॉन्ट्रैक्शन नहीं, मार्केट में पैसा ही पैसा, इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन आने वाला है, तो क्या करो, खर्चा कम कर दो, डिमांड कम कर दो, स्पेंडिंग कम कर दो, मगर एक चीज बढ़ा दो, क्या बताओ, यही तो ऊपर पड़ा है आपने सारा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग, टैक्सेस, ये सारा ऊपर ही तो बढ़ के आए हो ना, पब्लिक डेट, ये सारा आप करेंगे। तो दो तरह की पॉलिसी बच्चों की, फिजिकल और फिजिकल, दो तरह की, कॉन्ट्रैक्शनरी और इन सेम बिजनेस साइकिल में भी आता है। वहां पे हम इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी और एंटी इन्फ्लेशन। एंटी इन्फ्लेशनरी का मतलब कौन सी होगी, कॉन्ट्रैक्शनरी। इन्फ्लेशनरी का मतलब कौन सा हो गया, एक्सपेंशनरी। यहां तक बताया, कोई दिक्कत हो तो। टी बिल जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ज्यादातर तो 90 डेज के लिए होते हैं, कई बार 365 दिन के। लॉन्ग रन के तो फिर लोन लिया था, प्रॉपर्टी डिबेंचर डेट, वो बोले लोन लिया जाता। yes. एक्सपेंशन करने के लिए करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है, डाउनफॉल आने वाला है, या आ चुका है, उसको एक्सपेंशन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शनरी डाउन अपर करने के लिए, ऊपर करने के लिए एक्सपेंशन, कम करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन। ये देखो, ये रीजन है, रीजन क्या है ये, और ये स्टेप्स है, ये फर्क है। रीजन है कि डाउन चल रहा है, और स्टेप्स क्या है, उसको ऊपर कर दीजिए। यस प्लीज। इंटेंसिटी कम होगी, 100% तो कोई चीज काम नहीं करती ना, इंटेंसिटी रोकी जा सकती। बिल्कुल एक्सपेंशन है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो आप, कंट्रोल कर सकते हो नहीं? हाँ करिए, जिन्होंने नहीं लिखा लिख लीजिए जल्दी से। इसके बाद लास्ट टॉपिक है बच्चों का फेवरेट, बजट। यस, बजट। अब ना करना क्या है, देखो बजट ना, बजट वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पर नहीं बच्चों को बोरिंग लगता है ना। इसमें से मेन मेन बातें मैं बताऊंगा, वो आपको पढ़नी है। देखो जब मैं बोलता हूं मेन मेन बातें पढ़नी है, इसका मतलब नहीं कि बाकी छोड़ देना है, मेन मेन को अच्छे से पढ़ना है, और बाकी आपकी श्रद्धा है, राइट? लिख लिया बेटे। लास्ट टॉपिक है मेरा बजट। क्या है? क्या हो रहा है बेटे, बोल बोल के लिख रही है? अच्छा अच्छा, अरे क्या बोल रही है, करिए, उनको कह रही है सर क्लास खत्म नहीं करे, बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, क्या करूं मैं, क्या क्या बहाना मारूं मैं सर के पास? चलिए, लास्ट चैप्टर है बजट। वैसे ना बजट भी ऊपर आप पढ़ चुके हो। बजट है स्टेटमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, सरप्लस बैलेंस, वो पढ़े थे। चलो एक बार देखिए बेटे, प्लीज इधर ध्यान देंगे, 7 चैप्टर का लास्ट यूनिट है, ठीक है? बजट एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। ये प्रपोज मतलब एस्टिमेट, एक्सपेंडिचर देता है और प्रपोज रिसीट देता है। सर दो तरह के बजट होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस मतलब एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रिवेन्यू, अनबैलेंस्ड एक्सपेंडिचर नॉट इक्वल टू। इसके दो पार्ट हैं, अभी बताया मैंने। अगर एक्सपेंडिचर रिवेन्यू से कम है तो यह सरप्लस बजट। नहीं, उल्टा बोला है मैंने, एक्सपेंडिचर रिवेन्यू से कम है, ज्यादा है, सरप्लस कैसे हुआ? मैंने तो सरप्लस बोला है। एक्सपेंडिचर रिवेन्यू से कम है, मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से, इसको बोलेंगे सरप्लस। और अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम है तो इसको बोलेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखिए ये कुछ जनरल बातें, इसको रीड करेंगे। बजट जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नीति आयोग देता है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बजट की डिवीजन बना के बजट का सर्कुलर इशू करते हैं हम ना, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, स्टेट्स को, यूटीज को भेजते हैं और बताते हैं बताओ अपना खर्चा बताओ। होता है ना महीने के एंड में पापा बैठ गए, मम्मी बैठ गए, बताओ बेटे किसको कितना खर्चा चाहिए, मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है, पूछते हैं। सरकार भी पूछ रही है, सिर्फ पूछ रही है, देंगे नहीं, टेंशन ना लो, काट देंगे बजट। सजेशन मांगेंगे और फिर हम जाएंगे लोकसभा में। कहां जाएंगे? बजट के दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट ए, जहां पे पूरा, बेटे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। पार्ट ए में हम पूरा मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बताएंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के खर्चे बताएंगे, जो कर चुके हैं वो बताएंगे, ये बताएंगे पिछले बजट में क्या रहा था, हमने पूरा किया नहीं किया। और सेकंड पार्ट जो सीए लोग ध्यान से देखते हैं, टैक्स के प्रपोजल, किसके? प्लस एक देते हैं हम एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक हम देते हैं सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक देते हैं कंटीजेंसी फंड, और एक देते हैं पब्लिक अकाउंट। ये क्या होते हैं बताएंगे, ठीक है बेटे?
ये सारी चीजें रहती है और लास्ट में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रहती है। एक फुल फॉर्म कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सारा पैसा उसी के अंदर जाता है भारत सरकार। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सर, एक फुल फॉर्म साथ में गिवन है, क्वेश्चन भी आया इसके ऊपर। FRBM फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब क्या होगा, प्रेसिडेंट वगैरह देखेंगे, वो देखेंगे बजट में उनकी बातें लिखी होती हैं। और बजट पास कैसे होगा, जब लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो जाएगा। अब देखिए पहले ना डिस्कशन होगी बजट पे, फिर पार्लियामेंट को एडजर्न कर देंगे, फिर ना अलग अलग मिनिस्ट्रीज की ग्रांट्स मांगे, कितना पैसा चाहिए आपको, ग्रांट लेंगे, वो हम ग्रांट पूछेंगे, स्टैंडिंग कमेटी को भेजेंगे, उसके बाद डीजी डिमांड फॉर ग्रांट को है सबमिट कर देंगे। अब लोकसभा ना इस डिमांड को कट भी कर सकती है, रिड्यूस भी कर सकती है, ये भी आगे क्या बोलते हैं इसको, ओ माय गॉड किसी को पता ही नहीं है। जब हम डिमांड फॉर ग्रांट को कम कर देते हैं, ये वाला पॉइंट, या रिड्यूस कर, कट मोशन लाते हैं, क्या लाते हैं। अब बजट को लेके जाएंगे राज्यसभा में, फिर डिस्कशन होगी। अब बजट डिस्कशन के बाद एप्रोप्रिएशन बिल दिया जाएगा। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, सरकार ना जो CFI है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, उसमें से पैसा बांटते हैं, ये इधर, ये हेल्थ को, ये एजुकेशन को, ये डिफेंस को एप्रोप्रिएट करना। पापा ने पूछ लिया, पापा कहते चल भाई, ये तेरे स्कूल के खर्चे, ये तेरे ट्यूशन के खर्चे, ये तेरे खाने पीने के खर्चे, ये तेरे बाइक के पेट्रोल, बांट दिए, दैट इज एप्रोप्रिएशन बिल। और जिसे कम करते हैं उसको बोलते हैं कट मोशन। क्या बोलते हैं, अब फाइनेंस बिल को देखा जाएगा, 75 दिन में आपको पास करना है, डिस्कशन करनी है, लोकसभा में पास करके राज्यसभा में लेके जाओ। राज्यसभा के पास 14 दिन है, या तो रिटर्न कर दो रिकमेंडेशन के साथ या विदाउट। इंटरेस्टिंग बात, रिकमेंडेशन में भी अप्लाइड और में भी, पापा ने रिकमेंडेशन दी, मम्मी ने रिजेक्ट कर दी। पापा ने कहा ये क्यों किया, मम्मी ने कहा मैंने तो पूछी थी, ये थोड़ी कहा था फॉलो करूंगी। तो लोकसभा कहती है भेज दो, देख लेंगे, अच्छे लगेंगे तो फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और 2017-18 से MCQ के लिए बजट आता है 1 फरवरी को, पहले था लास्ट डे ऑफ फरवरी, राइट। और पहले रेलवे का बजट अलग था 17-18 से पहले तक, 17-18 के बाद एक ही बजट आता है, पहले 2 आते थे, यूनियन बजट, रेलवे बजट। अब एक ही आता है यूनियन, और रेलवे का बजट नहीं है उसी के अंदर है। अब 4 बातें यहां पे आगे बढ़ने से पहले, एक है CFI, सरकार का जो पैसा, सुन लो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सरकार का जो भी पैसा आ जा रहा है उसके अंदर जाएगा, उसमें से निकालने के लिए सरकार लेगी एप्रोप्रिएशन बिल। क्या लेगी, अलग अलग फील्ड को बांटेगी। एक होता है कंटीजेंसी, इमरजेंसी वाला पैसा। देखो क्या होता है, एप्रोप्रिएशन करके ना बार बार CFI से निकालने के लिए परमिशन चाहिए, कुछ पैसा रख दो कंसोलिडेट उसमें कंटीजेंसी में, इमरजेंसी के लिए बार बार क्या लोकसभा राज्यसभा को बुलाओगे बार बार, वो पैसा निकाल लो, राइट। एक होता है कट मोशन, डिमांड ग्रांट, डीजी डिमांड ग्रांट है, हम ग्रांट को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कट मोशन। पूरे पूरी स्टेटमेंट जो बनती है, जिसको आप भाषा में बैलेंस शीट बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये टर्म्स मेन है MCQ के बेटे। ऊपर है नीचे है, रह गया, ओ माय गॉड सॉरी। गिलोटिन होता है जो डीजी है, ग्रांट की डिमांड है, उसकी डिस्कशन जब होती है, गिलोटिन के बाद ही कट मोशन आता है। पहले चर्चा करते हैं, दे ना दे, क्यों मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। पापा ने पूछा पेट्रोल इतना लगाओगे तुम, गिलोटिन, अपने काट दो, इसके 1000 रुपए कम कर दो, दैट इज कट मोशन, दैट इज कट मोशन। अपने रिजेक्ट कर दिया, कल से पैदल जाना स्कूल, ये भी कट मोशन, ये भी क्या है। लास्ट है रिसीट की बात करते हैं। देखो रिसीट मतलब रिवेन्यू, आपने कहा सरकार के खर्चे भी और रिवेन्यू में। रिसीट सर 2 तरह की है, रिवेन्यू और कैपिटल। रिवेन्यू रिसीट पता कौन सी होती है, तो डे टू डे आती है, लाइक कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, टैक्स वाली, नॉन टैक्स वाली इंटरेस्ट आ रहा है, पब्लिक सेक्टर का प्रॉफिट आ रहा है, चलान आ रहे हैं, वो वाले खर्चे भी ऐसे होते हैं। कैपिटल खर्चे होते हैं एक नॉन डेट वाले और डेट वाले। नॉन डेट में क्या, रिकवरी ऑफ लोन हो गया, आपका लोन वापस आ गया, आपने एसेट बेच दी, डिसइन्वेस्टमेंट समझते हैं, प्रॉपर्टी बेच दी एसेट। और एक होता है डेट वाले, आपने लोन दे रखा, लोन का ब्याज आ गया, बोरिंग खरीद, बोरिंग ले लिया आपने, एक्सटर्नल डेट ले लिया, इंटरनल डेट ले लिया, उधार पे लिया पैसा, कहां से लिया। सिंपल भाषा बताऊं आपको, रेवेन्यू डे टू डे। कैपिटल क्या करता है, कैपिटल रिसीट जो है ना, या तो वो असेट कम करती है, लायबिलिटी क्रिएट करती है। आपने उधार लिया, लायबिलिटी बन गई, असेट बेच दी, पैसा आ गया, असेट कम हो गया, या तो असेट को कम किया जाएगा या लायबिलिटी को ऐड किया जाएगा, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर उल्टा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, देखिए ये शॉर्टकट आ गया, पहले कैपिटल रिसीट की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर की बात करता हूं, कैपिटल की। या तो ये लैंड वगैरह असेट खरीदेंगे, देखो क्या होता है, लिख लो लिखना चाहो तो, कैपिटल असेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर में या तो असेट बढ़ता है, लायबिलिटी, आपने लोन रीपे कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपने एसेट खरीद ली, कैपिटल। रिवेन्यू कौन सा है, डे टू डे वाला,
सरकार की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, जो लोन ले रखा है उसकी पेमेंट के लिए, और स्टेट ड्यूटीज की ग्रांट्स के लिए। इवन 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 अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है सरकार ने, वो कौन सा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, ये इंपॉर्टेंट है बेटे, एमसीक्यू आएगा। पहला है डेफिसिट। क्या है? डेफिसिट। देखो डेफिसिट तब होता है जब एक्सपेंडिचर इनकम या रिसीट से ज्यादा होते हैं। तो डेफिसिट का सिंपल सा फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। एक होता है रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू इनकम। एक होता है सर फिजिकल, फिजिकल मतलब टोटल। क्या है? तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल, टोटल एक्सपेंडिचर में रिवेन्यू भी आ गया, कैपिटल भी, टोटल रिसीट में रिवेन्यू भी आ गया, और बट इसको हाईलाइट कर लेना, एक्सक्लूडिंग बोरिंग। एक्सक्लूडिंग, जब आप टोटल रिसीट माइनस करेंगे तो उसके अंदर बोरिंग को कंसीडर नहीं करेंगे। ये होता है फिजिकल डेफिसिट, राइट। इसको 2-3 फॉर्म में मैंने लिख के दिखाया आपको। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट, या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस, अलग अलग देखोगे सारा सेम बात है, अल्टीमेटली एक ही बात है इसकी, एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट। अच्छा, फिजिकल डिफिसिट का मतलब क्या होता है? खर्चे ज्यादा है, इनकम खर्चा करोगे कैसे? कार लेके। तो फिजिकल डेफिसिट रिप्रेजेंट द बोरिंग रिक्वायरमेंट। गवर्नमेंट बोरिंग, देखो आपको 100 रुपए खर्चा करना है, 80 रुपए आने वाले हैं, तो 20 रुपए कहां से करोगे? तो आपको पहले पता है कि गवर्नमेंट को 20 रुपए का क्या लेना पड़ेगा? उधार। क्या करना पड़ेगा? दिस इज फिजिकल। बट मैं अगर जून और सितंबर की बात करूं तो 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों आए थे प्राइमरी डेफिसिट। किस पे आए थे? फिजिकल पे नहीं आए थे। मतलब सर प्राइमरी अलग है, यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है अगर मैं फिजिकल डेफिसिट में से इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस कर दूं, किसकी पेमेंट माइनस कर दूं, इसको बोलते हैं प्राइमरी। एक बार एमसीक्यू आया था जून में, एक बार एमसीक्यू आया था सितंबर में। दिस इज योर 7th चैप्टर। 5 पार्ट है चैप्टर के, बता देते एक बारी। फिजिकल फंक्शन, मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फिजिकल पॉलिसी एंड बजट। अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन कीजिएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पहले बताएं। चलिए टॉपिक को करते हैं यहीं पर समाप्त। जय श्री राम, जय माता दी।